बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। इसी से संबंधित सैंपल पेपर देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में, जो कि आपका टर्म 2 2021 या फिर एनुअल मोड 2021-22 के लिए होने वाला है, टर्म 2 का। ठीक है, सैंपल पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। और एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके 3 सैंपल पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवाए जा चुके हैं। ये आपका एक और सैंपल पेपर यानी कि सैंपल पेपर नंबर 4 है। ठीक है, और अगर आपको अपने सभी सब्जेक्ट के 5+ सैंपल पेपर देखने विद सॉल्यूशन, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, जैसे क्लिक करेंगे टाइटल पे तो उसी पे लिखा होगा। ठीक है, तो उसी पे जाके आप जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं। तो बच्चों, आपको जो आपका पेपर का पैटर्न है वो इस तरह का होने वाला है, ये चीज तो आपको पता ही है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखिए सेक्शन ए है हमारा, जिसमें है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 2 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं इसमें, यानी कि VSA वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको मिलेगी चॉइस। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कैसे, कौन से कारक हैं जो पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करते हैं। अब देखो है तो 2 मार्क्स का, तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 3 बता रखे हैं। अब इसमें से आप 2 जो बहुत से इजी से वो याद रख लीजिए। कौन कौन सा, देखो जब पहला है कोरिलेस बल, जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो कोरिलेस बल जो है उत्पन्न होता है, और ये सबसे अधिक कहां पर होता है, विषुवत रेखा के आसपास में। ठीक है, और जो कोरिलेस बल है वो दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते हैं घर्षण बल का। घर्षण बल जो है वो कहां पे अधिक होता है, स्थल पर यानी कि जमीन पर, जो कि 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। वहीं अगर आप समुद्री लहरों पे देखेंगे, सतह पर देखेंगे, तो वहां पे समुद्र जो घर्षण बल है वो 0 होता है। ठीक है, अब आप चाहें तो दाब प्रवणता भी याद रख सकते हैं कि जहां पे समदाब रेखाएं आसपास होती हैं वहां पे दाब प्रवणता अधिक होगी, जहां पे समदाब रेखाएं दूर हैं वहां पे दाब प्रवणता कम होगी। सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। अब देखिए इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ वाइंड्स। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, देखिए तो सबसे पहले आप लिख देंगे कोरियोस जो फोर्स है उसका प्रेशर स्लोप क्या है, एंड फ्रैक्शनल जो फोर्स है ये क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को, इन तीनों चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है ये भी। तरंगों की विशेषताएं लिखिए। देखिए वैसे क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, लेकिन पूछा गया 2 मार्क्स में। तरंगों की विशेषता तो आपको मिनिमम 4 विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी इसकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली विशेषता क्या है, गति। अब देखो मैं एक चीज यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने बना दी है तरंग, नहीं रहने दो, इतनी नहीं, 2 ही बना लेते हैं, 1 2, इस तरह से मैंने ये m बना दिया एक तरह से। अब देखिए गति क्या है, तो जल के माध्यम से जो तरंग होती है वो गति करती है, जिसे हम तरंग गति कहते हैं। सिंपल सा है, जिसे हम नाट में मापते हैं। अब देखो सबसे दूसरा क्या देखते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, तरंग के शिखर एवं गत की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी कि ये शिखर है और ये है गत। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, ये है शिखर और ये है गत। तो देखो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी। शिखर एवं गत क्या हो जाएंगे, जो ऊंचाई वाले भाग हैं, जो उच्चतम है उसे हम कह देंगे शिखर, जो निम्नतम है उसे हम कह देंगे गत। सिंपल है। आयाम क्या हो जाएगा, ऊंचाई का आधा भाग, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हम आयाम। काल क्या हो जाएगा कि इस एक बिंदु से, ठीक है, चाहे वो गलत हो या मतलब चाहे वो शिखर हो या फिर गलत हो, इस एक बिंदु से यहां तक पहुंचने में या फिर यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो काल हो जाएगा। अब दैर्घ्य क्या हो जाएगा, लगातार 2 शिखरों में गत के बीच की दूरी। देखो एक तो ये जो टाइम लगा वो क्या हो गया, काल हो गया। अब जो यहाँ की दूरी है वो क्या हो जाएगा, वो दैर्घ्य हो जाएगा। तो बड़ी आसानी तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को तरंगों की विशेषताएं क्या क्या है। आगे बढ़ जाते हैं, इंग्लिश में देखते हैं फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो कौन कौन सी, सबसे पहले स्पीड, हाइट, पीक एंड थ्रॉट, एम्पलीट्यूड, टाइम एंड वेवलेंथ। ये सारी चीजें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इंग्लिश में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं थर्ड। गाइस थर्ड में जो है आपके 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अनूप वन किसे कहते हैं, हु इज अनूप फॉरेस्ट। भारत में आर्द्र या फिर अनूप जो वन है उनका महत्व क्यों है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेट और अनूप फॉरेस्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले समझिए अनूप वन क्या है। तो भारत के उन क्षेत्रों में जहां पर जो जमीन है वो हमेशा ही जलयुक्त रहती है या फिर ठंडी रहती है, तो वहां की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसे हम कह देते हैं आर्द्र वन। ठीक है, आर्द्र वन कह सकते हैं या फिर अनूप वन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो भारत में इसका महत्व क्या है। तो भारत में इसी तरह के 8 आर्द्र भूमियां हैं जो कि सघन में
मतलब सघन गांव में जो वन है, जो जैव विविधता है, इसके लिए विख्यात है। भारत में जैसे पश्चिम बंगाल है, वहां पे सुंदरबन डेल्टा जो कि अपने मैंग्रोव वनों के लिए काफी विख्यात है। इन वनों में टाइगर से लेकर शिम्प तक बड़े श्रिप, यहाँ पे श्रप होना चाहिए था इस तरह से, हाँ इस तरह से श्रप होना चाहिए, सांप जो होता है, ऐसे छोटे बड़े जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं प्राकृतिक वनस्पतियों को संरक्षण के लिए हमें इन वनों का जो अस्तित्व है उसे बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो अनूप वन है वो कहते किसे और भारत में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब समझ लीजिए इसे इंग्लिश में, अनूप फॉरेस्ट है क्या एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इजीली आप पढ़ सकते हैं। अथवा में प्रश्न क्या है हमारा, अथवा में प्रश्न है संसार में सर्वाधिक वर्षा मासिक नाम में ही क्यों होती है। Why does मासिक नाम रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो देखते हैं भाई क्यों होती है सबसे अधिक वर्षा। तो देखो आपको मैंने हर बार कहा है कि एक चीज जरूर याद रखिएगा इसके बारे में, कि मानसून की जो बंगाल की खाड़ी है, सिंपल से याद रखते हैं, बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जो कि गंगा के डेल्टा को पार करते हुए मेघालय में जाती है, और मानसनाम कहाँ पे है, मेघालय में स्थित है। मेघालय की गारो, खाती और जयंत यहाँ की जो पहाड़ियां हैं यहाँ तक पहुंचती है, और जब ये यहाँ तक पहुंचती है तो कीप के आकार की बन जाती है, यानी कि कुछ इस तरह के आकार की बन जाती है। तो इससे क्या होता है, ये जो वायु होती है जब ऊपर उठती है तो इससे भारी वर्षा होती है, क्योंकि वायु ऊपर उठने के साथ में ठंडी हो जाती है। अब एक नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो जो मौसीराम था वो वहां पे 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। लेकिन इससे पहले जो एक स्थान था यहाँ पे चेरापूंजी, यहाँ पे होती थी इससे पहले 1102 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, और इसी को यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इजीली से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा ऑप्शन में भी जो था और वैसे भी। तो इस तरह से सेक्शन ए जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड के 2 पार्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमारा सेक्शन बी है स्रोत आधारित प्रश्न, यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, ये आपकी फर्स्ट बुक सेकंड बुक किसी से भी हो सकता है। तो देखो स्रोत क्या है, मृदा। तो पढ़ते हैं भाई, प्रकृति का मूल्य उपहार है, मृदा भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह अपनी परत है जो मूल चट्टानों के बारीक कणों या फिर ह्यूमस के मिश्रण से बनती है। मृदा का निर्माण उच्चावच, भूमि का ढाल, जलवायु, चट्टानों की संरचना, प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य प्राणियों के सहयोग तथा समय समय पर निर्भर करता है। मृदा का हाश, बहते हुए जल, पवन हिमानी लहरें आदि जो प्राकृतिक शक्तियां उसके माध्यम से होता है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा का संरक्षण मृदा अपरदन नियंत्रण के द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि वृक्षारोपण, पशुचारण पर नियंत्रण, समुच्चय रेखीय जुताई, वैज्ञानिक कृषि के तरीके का अनुसरण करके। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि इसमें किसके बारे में बताया गया, बेसिकली मृदा क्या है, इसका संरक्षण और अपरदन, इन 3 चीजों के बारे में बताया गया। अब देखिए इसी से संबंधित 3 क्वेश्चन आपके क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, मृदा किसे कहते हैं। तो देखो मृदा जो है वो भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग है जो कि चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कण, वनस्पति के सड़े गले अंश, इन सभी के मिश्रण से जो जलवायु और जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसके द्वारा जो बने हैं उसे कहते हैं हम मृदा। दूसरा क्वेश्चन है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, और तीसरा है इसे रोका कैसे जा सकता है। तो देखो मृदा अपरदन यहाँ पे कैसे कहते हैं, तो प्राकृतिक या फिर मानवीय कारण। प्राकृतिक क्या हो सकते हैं, बाढ़ आ गई, ठीक है, अधिक वर्षा हो गई। मानवीय कारण क्या हो सकते हैं, खुदाई करके, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसकी वजह से जो मृदा का जो आवरण है, उसका जो अस्तित्व है, उसका नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अब इसे हम रोक कैसे सकते हैं, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें मृदा संरक्षण की नीति अपनानी पड़ेगी, जैसे कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जो पशुचारण है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, साथ ही साथ ऐसी जुताई करनी चाहिए जो समुच्चय रेखीय हो, यानी कि जिससे फसलों में जो उर्वरता है वो बनी रहे, और जो कृषि का एक वैज्ञानिक तरीका है हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। तो इस तरह से हमारा ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। आप समझ लीजिए इसे इंग्लिश में। तो टॉपिक है हमारा सोइल, अब इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कॉल्ड सोइल, व्हाट इज कॉल्ड सोइल इरोजन एंड राइट मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, और इसके जो आंसर्स हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और सेक्शन नंबर सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी देख सकते हैं आप यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप में, यानी कि एसए। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है, जिसमें आपके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन में आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं भाई सबसे पहला क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 5,
वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है कथन की पुष्टि की, यानी कि जस्टिफाई करना है आपको इस स्टेटमेंट को कि एटमॉस्फेयर इज मेड अप मैनी गैसेस, यानी कि जो वायुमंडल है वो बहुत सारी गैसों से बना है। कैसे? तो देखो बेसिकली यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे लिए ताकि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। तो देखो सबसे पहले तो यही लिख देंगे कि वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण ये सभी उपस्थित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैसें निम्न प्रकार है। सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों में उनके खाने के लिए, उनके प्रकाश संश्लेषण के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके प्रोटीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये वायुमंडल में कितनी है? 78.08। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। सिंपल। ऑक्सीजन, इससे हम जीवनदायिनी गैस मानते हैं क्योंकि इसके बिना हम सांस ही नहीं ले सकते। और वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है? 20.94। अगर ऑक्सीजन का अभाव होगा तो हम ईंधन भी नहीं जला पाएंगे। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे भारी गैस है और इसका कारण ये है कि ये निचली परत में ही मिलती है। ठीक है, भारी होने के कारण ये क्षोभमंडल में ही मिलती है। वायुमंडल में ये मात्र केवल 0.03 है, लेकिन फिर भी ये एक व्यक्ति के लिए, पौधों के लिए और साथ ही साथ जो सौर विकिरण होता है उसके लिए भी आवश्यक होती है। ओजोन गैस की बात कर लें तो जो अधिक ऊंचाई यानी कि आयन मंडल, बाहरी मंडल, ऐसे जो एरिया होते हैं हमें वहां पर ये ओजोन गैस देखने को मिलती है। और जब ये ज्यादा ऊंचाई पर है तो सूर्य से आने वाली जो पैरावैग्निक किरणें होती है उसको सोख लेती है, आने नहीं देती पृथ्वी पर, जिसमें कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां होती हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। तो आपको समझ में आ गया वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका क्या महत्व यहाँ पे देखने को मिलता है। अब समझ लीजिए इसे इंग्लिश में। तो एटमॉस्फेयर और जो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो इन चीजों को आप इजीली कर सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे 3 मार्क्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके 3 प्रश्न है, सॉरी मतलब 2 प्रश्न है। सबसे पहला है एल नीनो क्या है, इसका क्या परिणाम है भारतीय मानसून तंत्र पर, इसका प्रभाव। तो 1 मार्क्स क्या है? 1 मार्क्स परिणाम, ठीक है, 1 मार्क्स परिणाम का हो गया, 1 मार्क्स भारतीय संदर्भ में। तो फिर दूसरा है जैव विविधता के सम्मेलन में जो संकल्प लिए गए थे जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जो उपाय थे वो समझाइए। तो सबसे पहले देखेंगे हम एल नीनो के बारे में, फिर इसके सम्मेलन के बारे में, जैव विविधता के सम्मेलन के बारे में। तो देखो हाँ देख सकते हैं, उत्तर है समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु तथा अन्य तत्व समाहित होते हैं जो कि समुद्री तापमान के द्वारा प्रभावित होते हैं। एल नीनो क्या होता है? देखो एल नीनो जो है वो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता रहता है, यानी कि किसी भी एरिया में हर 5 से, ठीक है, 5 से 10 सालों के बीच में ये प्रकट होता है। इसके कारण वहां पर सूखा भी पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, मतलब मौसम जब वो अपनी चरम अवस्था पे होता है। ठीक है, इसके परिणाम क्या है? तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आती है। साथ ही साथ समुद्री जल जो है वो वाष्पन सही से नहीं कर पाता है, प्लवक की मात्रा में कमी आती है जो कि समुद्री मछलियों के लिए काफी जीवनदायिनी होता है एक तरह से। ठीक है, तो जब उसमें कमी आएगी तो सिंपल सी बात है इनकी संख्या भी घट जाएगी। तो आपको समझ में आ गया एल नीनो क्या है, इसके क्या परिणाम है। और बात करें भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव की, तो अगर हमें भारत में जो मानसून आने वाला है उसकी किसी लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगाना है, मान लीजिए 1 वीक का, 1 महीने का, 1 साल का, ठीक है, वीक, मंथ या फिर ईयर, तो हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि 1991 से 1990 से 1991 में इसका हमें प्रचंड रूप देखने को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि जो मानसून आने की डेट थी, जो मतलब जो मानसून था वो जिस डेट पर आना चाहिए उस डेट की बजाय वो 5 से 12 दिन देरी से आया था, जिससे कि कई जो क्षेत्र थे भारत के उस पर सूखा पड़ गया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया एल नीनो क्या है और इसके परिणाम और भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव। अब समझ लीजिए इसे इंग्लिश में। ठीक है, व्हाट इज एल नीनो एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं एंड जो इसका रिलेशन है भारतीय मानसून के साथ में उसे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सी में अथवा में दिया है, क्या है कि जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं उन्हें लिखना है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से उपाय सुझाए गए हैं। एक सेकेंड, हाँ देखो अथवा में है प्रश्न, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सुझाए गए उपाय। सबसे पहला, जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं हमें उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए हमें उचित योजनाएं बनानी चाहिए, उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए हमारे द्वारा। प्रजातियों को पालने यानी कि उनको पालने के लिए, उनको और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, उनको विकास करने के लिए हमें उनका जो स्थान है उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी।
प्रत्येक देश जो है वो अपने ऐसे आवास, ऐसे क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए मतलब हैं, उन्हें क्या करे, चिन्हित करे, साथ ही साथ उनकी जो सुरक्षा है उसे भी निश्चित करे। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर आ जाते हैं नीचे। अब हमें क्या करना है कि जो वन्य जीव या फिर पौधे हैं वहां पर, मतलब वन्य जीवों का या फिर जो पौधे हैं उनका अंतरराष्ट्रीय अगर हमें व्यापार करना है, पहली बार व्यापार ना करें, अगर करना ही है तो जो नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं उसके अनुसार करें। छठा है कि खाद्यान्नों की जो किस्में होती हैं या फिर खाद्यान्नों की किस्में, साथ ही साथ चारे संबंधी जो चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी जो प्रजातियां हैं आदि की जो किस्में हैं, हमें उसे संरक्षित करने की जरूरत है। तो देखो 3 मार्क्स का है, आपको मिनिमम 4 से 5 पॉइंट तो इसमें लिखने पड़ेंगे। अब इन सभी चीजों को आप चाहें तो यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर सी कंप्लीट हो जाता है। चलिए सेक्शन नंबर डी की बात कर लें। अब सेक्शन नंबर डी में देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के आपके 3 हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो, एक सेकेंड, हाँ देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है इसमें, बादलों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली बादलों के 4 प्रकार हैं, तो 5 मार्क्स का है, तो आपको इसमें बादल की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। तो देखो, जब किसी कारणवश जलवाष्प से लदी हुई वायु, यानी कि ऐसी वायु जो जलवाष्प से लदी हुई होती है, यानी कि जो जलवाष्प की मात्रा में होती है वो ठंडी हो जाती है, और जब वो ऊपर पहुंचती है जिससे उस जलवाष्प का संघनन हो जाता है, जिससे कि बादल का निर्माण हो जाता है। और जब बादल का निर्माण होता है तो बादल जो है वो अपने आसपास में क्या करते हैं, जो धूल कण होते हैं उनसे, उनके केंद्र में मिलकर किसी अवरोध से जब टकरा जाते हैं तो इससे क्या होती है, वर्षा होती है। बात करते हैं इनके प्रकार की। तो सबसे पहले है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काले होते हैं या फिर गहरे गहरे स्लेटी रंग के। मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीटली समझाया हुआ है, और जो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज के, उनके इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, उन्हें चेक कीजिएगा, आपकी जो एग्जाम्स हैं उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हाँ, हम बात कर रहे थे वर्षा मेघ की। तो कैसे होते हैं, काले होते हैं। जब वर्षा आती है तो सिंपल सी बात है धूप हटी जाती है, या फिर गहरे स्लेटी रंग के। ये मध्य स्थान या फिर पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि ये पृथ्वी को छू रहे हो, ऐसा लगता है। ये जो है वो सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं, यानी कि सूर्य की किरणें ऐसे नहीं भेद पाती हैं। कपासी मेघ, इनका निर्माण 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई तक होता है, जो कि रुई के समान दिखते हैं। ये आकाश में छितरे या फिर इधर उधर बिखरे हुए लगते हैं, जो कि चपटे आधार के होते हैं। पक्षाभ मेघ, ये 8 से 12000 मीटर की ऊंचाई तक बनते हैं। ये पतले भी होते हैं और बिखरे भी होते हैं, जो कि पंख के जैसे दिखते हैं, और हमेशा ये सफेद कलर के हमें दिखाई देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से मेघ हैं। 3 मेघ के प्रकार ये हो गए, और एक और मेघ का प्रकार है नीचे, हाँ ये रहा, देखो स्तरी मेघ। अब स्तरी मेघ क्या होता है, ये परतदार बादल होते हैं। ये सबसे जो मतलब सबसे ज्यादा होते हैं, जो कि आकाश में फैले हुए होते हैं। सामान्यतः ये जो है वो या तो ऊष्मा के ह्रास की वजह से, या फिर जो अलग अलग तापमान होते हैं उसके आपस में मिश्रण की वजह से बनते हैं। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई, बादल कहते हैं किसे हैं, और बादलों के प्रकार, वर्षा मेघ, कपासी मेघ, पक्षाघ मेघ और स्तरी मेघ क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो आपको जो है क्लाउड्स की जो एक डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं, तो रेन क्लाउड्स, कॉटन क्लाउड, साइड क्लाउड एंड लेयर क्लाउड, इन सभी चीजों को आप इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने आपको समझाया हुआ है यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, इसमें आपके 2 प्रश्न हैं। अब इन 2 प्रश्नों में कौन कौन से हैं, सबसे पहला है मृदा किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड सॉइल एंड हाउ इज कंस्ट्रक्टेड। भारत में वर्षा पर्वतकृत होती है। ठीक है, भारत में जो वर्षा का वितरण है तथा इस पर उच्चावच के प्रभावों के संदर्भ में 5 उदाहरण दीजिए। ठीक है भाई, देंगे, अभी हम उदाहरण देंगे आपको। तो सबसे पहले समझिए मृदा हम कहते किसे हैं और इसके निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मृदा किसे कहते हैं, पहले ही हम देख चुके हैं कि मृदा भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग है जो चट्टानों के टूटने फूटने या फिर बारीक कणों, इसके मतलब बारीक कणों तथा वनस्पति के जो सड़े गले अंश होते हैं उसके मिश्रण से जलवायु व रासायनिक प्रक्रिया से बनते हैं। अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। अब इसमें कौन कौन से कार्य हैं, सबसे पहला है जनक सामग्री यानी कि मूल पदार्थ। तो मृदा का निर्माण करने वाला मूल पदार्थ हमें कहां से प्राप्त होता है, चट्टानों से। कैसे, जब चट्टानें टूटती फूटती हैं तभी मृदा का निर्माण होता है।
तो समझ में आ गया पहले जनक सामग्री या फिर मूल पदार्थ। आगे आ जाते हैं उच्चावच। उच्चावच मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का अपना ही एक अलग महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे जल प्रवाह की जो गति है वो तेज हो जाती है और मृदा के निर्माण में बाधा आती है। और कभी कभी कम उच्च वाले जो क्षेत्र है वहां पे अगर निक्षेप अधिक हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, अगर निक्षेप अधिक है तो वहां पे मृदा जो है उसकी परत मोटी होगी। यानी कि देखिए दो तरह का है, एक इस तरह से जो ढाल है और कुछ है एक इस तरह से। तो यहाँ पे जो मृदा की परत मोटी बनेगी और यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे जो ढाल ज्यादा है। तो इसीलिए बताया गया है कि जहाँ पे ढाल कम है वहां पे मतलब ऊंचाई जो है वो ज्यादा है वहां पे नहीं बनेगी मृदा की परत, और जहाँ पे कम है वहां पे बन जाएगी। तीसरा जलवायु। तो जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान और वर्षा, ये हमें इसका जो एक प्रादेशिक अंतर है उसी की वजह से कई प्रकार की मृदाएं जैसे कि आपने देखा होगा लेटेराइट, काली, नीली, पीली, हरी, लाल, ऐसी बहुत सारी मृदाएं होती हैं। ठीक है, नीली पीली का तो नहीं पता लेकिन काली और लाल तो मैंने सुना है। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति। किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया तथा इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही आरंभ होता है। यानी कि जब वनस्पति का विकास होता है उसके सड़े गले पौधे जो पदार्थ वगैरह होते हैं, पौधे जो होते हैं, उसी से मृदा का निर्माण होता है। तो वही कहा गया जब वनस्पति अस्तित्व में आती है तभी ये भी अस्तित्व में आती है। समय, मृदा की एक छोटी सी परत को बनाने में भी कई हजार वर्ष का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन कि मृदा किसे कहते हैं और मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब समझिए दूसरा क्वेश्चन, सॉरी पहले से इंग्लिश में समझ लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशंस आर, पहला कौन सा है? पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड टाइम। तो ये फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। तो यही समझ गए आप। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में वर्षा पर्वतकृत है, राइट। वर्षा के वितरण तथा इस पर उच्चावच के प्रभावों के संदर्भ में 5 उदाहरण दीजिए। चलो भाई अब हम इन्हें उदाहरण देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम उदाहरण लिखेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट के कारण पश्चिमी तटीय मैदानों में भारी वर्षा, यानी कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में पश्चिमी घाट कहाँ पे है, जो कह सकते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, ये सभी जो एरिया हैं, यहाँ पे अरब सागर की जो मानसूनी पवन है वो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान जो है यहाँ पे लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया पश्चिमी तट का। दूसरा है पश्चिमी तट से ही संबंधित है छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र जो उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो पश्चिमी घाट को जब आप पार करते हैं उसके बाद जब ये नीचे उतरती है, कहाँ पे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश हो गया और मतलब नीचे जैसे उतरती जाती है क्षेत्र में, तो वहां पे क्या होता है तापमान बढ़ने लगता है और आर्द्रता में कमी हो जाती है। और जहाँ पे आर्द्रता में कमी होगी वहां पे वर्षा बहुत कम होगी। तो जहाँ पे वर्षा ये कम होती है जो दक्षिणी पठार है, तो वहां पर क्या होता है उसे ही हम वृष्टि छाया क्षेत्र कह देते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, तो दूसरा हो गया, एक जहाँ पे अधिक है, एक जहाँ पे कम है। आ जाइए नीचे। अब हम मेघालय, मेघालय यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पे हम पूरब की, पूरब साइड के 7 सिस्टर्स के आसपास की। तो बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जो कि गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, जयंतिया यहाँ पे जो खाड़ी है वहां तक पहुंचती है। और इन्हीं पहाड़ियों की आकृति जो है मतलब इन पहाड़ियों में ये जो एक शाखा पहुंचती है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी की एक शाखा। तो वहां पे क्या होता है कीप के आकार की बन जाती है। और जब ये कीप के आकार की इस तरह से बनती है तो क्या होती है, वायु जब ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है, और जब ठंडी होती है तो वहां पे भारी वर्षा उत्पन्न करती है। ठीक है, और यही कारण है कि एक क्षेत्र कौन सा, मानसिनराम, ठीक है, क्या नाम है, मानसिनराम, वहां पे वर्षा अधिक होती है। ठीक है, अब आ जाता है फोर्थ, अरावली के विस्तार के कारण। देखो अरावली के विस्तार के कारण राजस्थान में कम वर्षा। देखो अरब सागर जो है वो मानसून की पवने, अरब सागर की मानसूनी जो पवन है उसकी एक तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली के समानांतर न आने के कारण पूरे राजस्थान में वर्षा ही नहीं करती। यानी कि देखो अरावली वर्षा जो है, सॉरी अरावली जो पहाड़ियां हैं वहां पर मानसून सागर की एक तीसरी शाखा जो वो आती है। लेकिन अगर ये अरावली पर्वतों के पार राजस्थान में नहीं पहुंचती है तो वो पूरे राजस्थान में वर्षा ही नहीं करती। अगर पहुंच जाती है तो कर देती है लेकिन पहुंचती नहीं है। फिफ्थ है मानसूनी पवनों की दिशा पर हिमालय का प्रभाव। बंगाल की खाड़ी की एक दूसरी शाखा, देखिए जब हमने मेघालय की बनावट की बात की थी तो यहाँ पे क्या था, हाँ बंगाल की खाड़ी की एक शाखा। जब हमने अरावली की बात की तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, अरब सागर की जो तीसरी शाखा है उसके बारे में। अब हमने हिमालय की बात की है तो यहाँ पे कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी की एक दूसरी शाखा भी है जो कि सीधे के सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है। एवं यह हिमालय पर्वत की
ऊंची श्रेणियों को पार करने में असमर्थ होती है तथा पश्चिम की ओर ये हिमालय पर्वत के समानांतर चलना शुरू कर देती है। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है वैसे वैसे नमी खोती जाती है और वर्षा में कमी होती जाती है। तो आपको यहाँ पे उदाहरण देख के समझ में आ गया भारत में वर्षा कैसी है, पर्वतकृत है, और इसका आंसर जो है हम किस तरह से लिखेंगे। कंप्लीटली समझ में आ गया होगा आप सभी को, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास किया गया है। सबसे आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, उससे पहले इस पॉइंट को आप इंग्लिश में यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, ये लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे इंग्लिश में इजीली समझ सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं सबसे आखिरी प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर है 9 प्रश्न है हमारा, लवणता किसे कहते हैं? महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनका वर्णन कीजिए। तो आइए समझते हैं लवणता किसे कहते हैं। तो आपने समुद्र देखा है, समुद्र में आप जब पानी पीते हैं तो वो कैसा लगता है? हमें खारा लगता है। तो अब देखिए क्या है कि समुद्री जल में जो घुले हुए नमक है, यानी समुद्री जल में घुला हुआ जो नमक है उसी की मात्रा को कहा जाता है लवणता, जिसका हम परिक्रम कैसे कहते हैं? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा। यानी कि देखो 1000, ठीक है, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम समुद्री जल में जो नमक घुला हुआ है बटे में समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा। ठीक है, इस तरह से हम इसे डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो सबसे पहला है जल आपूर्ति। ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा कम लवणता होती है, नदियों के मुहाने पर लवणता कम मिलती है। यानी कि हमने क्या देखा है कि जो ठंडा जल होता है, ठंडे जल में लवणता कम होती है जबकि गर्म जल में लवणता अधिक होती है। इसी की वजह से जो नदियां होती हैं उसके मुहाने पर, यानी कि जो किनारे होते हैं, यहाँ पे जब आप पानी पीते वो आपको कम खारा लगेगा, लेकिन अगर आप उसके अंदर से जाके पानी पीते तो उसमें लवणता अधिक होगी और पानी जो है वो खारा अधिक होगा। ध्रुवीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के जमने तथा पिघलने की क्रिया से प्रभावित होती है। अब देखो जो तटीय क्षेत्र यानी कि जो नदी के आसपास या फिर बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पे लवणता किस पे निर्भर करेगी? यानी कि समुद्री जल में जो नमक की मात्रा है वो किस पे निर्भर करेगी? जो नदियों के द्वारा लाया गया जल है उस पर निर्भर करेगी। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो बर्फ है, ठीक है, वो कैसे जम रही है और कितनी पिघल रही है, इससे डिफरेंस आएगा। फिर आता है वायु। जो जल होता है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित होता रहता है, जिससे कि लवणता जो है वो इधर से उधर उसकी मात्रा बनती रहती है। फिर सबसे आखिरी महासागरीय धारा। तो ठंडी धाराओं में लवणता कम होती है तथा गर्म धाराओं में लवणता अधिक पाई जाती है। यानी कि ठंडी धाराएं जो है उनमें लवणता कैसी होती है? कम होती है, और जो गर्म होती है उसमें लवणता अधिक होती है। लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर से संबंधित होते हैं, इसीलिए तापमान घनत्व में कमी, मतलब तापमान हो गया घनत्व होगा, इसमें किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन आता है तो उस क्षेत्र की लवणता में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब आपको समझ में आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, लवणता किसे कहते हैं। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज कॉल्ड सैलिनिटी, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ओशन वाटर। अब देख लीजिए, अब आप इसे इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, वाटर सप्लाई से इफेक्ट करता है, पोलर रिलीजियस से इफेक्ट करता है, वाइंड इफेक्ट करता है, ओशन करंट से इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने समझा दी हैं, ठीक है। तो सेक्शन डी जो था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई जो है बेसिकली हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हिंदी और इंग्लिश में इजीली समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं हमारा जो मैप क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैप में यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व के मानचित्र पर चिन्हित कीजिए, 5 मार्क्स का है। तो विश्व के मानचित्र पे हमें क्या क्या चिन्हित करना है? लैब्राडोर जलधारा जो कि ठंडी है, कर्नाली जलधारा ये भी ठंडी है, तो इसे हमें दर्शाना है। तो दर्शाते हैं भाई कहाँ कहाँ पे है। तो देखो लैब्राडोर जो जलधारा है वो है यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कर्नाली जलधारा, तो कर्नाली जलधारा बहती है इस एरिया में, ठीक है। तो ये हो जाएगी दूसरे नंबर पे कर्नाली जलधारा। ये हो गया वर्ल्ड का मैप। उसके बाद देखते हैं इंडिया के मैप। इंडिया पे मैप में हमें दर्शाना है पंचमढ़ी जीवमंडल नीचे, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, गर्म मरुस्थलीय जलवायु जो कि BWHW ये कहाँ पे है। तो सबसे पहले पंचमढ़ी जीवमंडल नीचे देखो, तो पंचमढ़ी जीवमंडल नीचे है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, कहाँ पे है ये? MP में, ओके, यानी कि मध्य प्रदेश। सेकेंड है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि हाईएस्ट रेनियस्ट एरिया, तो कौन सा है वो? मानेसराम,
ठीक है, या फिर मौसम नाम भी कह सकते हैं इसे हम। उसके बाद तीसरा क्या है, गर्म मरुस्थलीय जलवायु। अब इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल होता है, तो देखो इसमें जो है ये राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, जो इस जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरिया इसमें सम्मिलित होता है। किसमें, BWHW, इस जलवायु में। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप समझ में आ गया। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो गाइस इस तरह से आज का हमारा जो सैंपल पेपर था, आपका सैंपल पेपर नंबर जो आपका 4th था, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको सभी जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन आंसर आपको बताए गए हैं, जो समझाए गए हैं, वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी कहिए कि आगे शेयर करें, ताकि जो बच्चे इसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।